Very warm welcome to all of you. This is Mehak here and this is my YouTube channel Keep Growing. Today we will be learning about NCERT Psychology, Class 11th, Chapter 1, What is Psychology. This is Part 2. Part 2 में हमारे पास कंटेंट्स रहेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. पार्ट 1 में हमने कवर करा था साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. अब हम पढ़ते हैं आगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस. इसमें हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी कैसे साइंस से रिलेटेड है. जैसे कि हम न्यूरो साइंस का एग्जांपल ले लेते हैं. एक्सीडेंट्स, रोड केसेस होते हैं, उसमें ब्रेन इंजरी भी होती है. तो जैसे किसी की मेमोरी लॉस हो गई हो तो उसको वापस लाने के लिए साइकोलॉजिस्ट यानी न्यूरो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था कि साइकोलॉजी जो है स्टडी है माइंड की और सोल की. अब साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस तो वो बेस्ड होती है वेरिफिकेशन. इसका एक साइंटिफिक मेथड होता है टू सॉल्व. जैसे साइंस में न्यूमेरिकल्स होते हैं, सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज होते हैं, ऐसे ही साइकोलॉजी में पर्टिकुलर फार्मूलाज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर IQ निकालना हमें तो IQ का फार्मूला होता है IQ इज़ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100. तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक मेथड करते करते हमने साइकोलॉजी को मॉडर्न साइकोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एज अ फिजिकल साइंस इट एम्फसाइज ऑन डेटा दैट इज़ सिस्टमैटिक एंड कैन बी स्टडीड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. तो हम कह सकते हैं जो फिज़िकल साइंस होती है वो इन्वॉल्व करती है स्टडी ऑफ ह्यूमंस को, एनिमल्स को एंड प्लांट्स को. हाउएवर साइकोलॉजी जो होती है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती है. और जो फिज़िकल साइंस का मतलब पार्ट है और वो इन्वॉल्व करता है वेरियस एक्सपेक्ट्स. और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, या फिर वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो सकता है या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हो सकता है. बट हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है जो कि साइकोलॉजी में भी होता है और फिज़िकल साइंस में भी होता है. तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी एज अ फिज़िकल साइंस. फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ क्वांटिटेटिव एंड रिक्वायर्स एनालिसिस. साइकोलॉजी जो होती है वो क्वांटिटेटिव भी होती है क्योंकि उसमें जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करते हैं, मेथडोलॉजी भी होती है और बहुत सारे चीज़ें होती है जो हम इंक्लूड करके उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं. और हम एक तरीके से मेजर कर सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और बहुत सारी एबिलिटीज़ जो हमारी होती है उसको. तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी जो है वो क्वान्टिटेटिव भी है और रिक्वायर्स एनालिसिस. अब हम आगे बढ़ते हैं. इट टेक्स इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम बोथ फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड बिलीव्स इन द हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल. तो जो हम कह सकते हैं अभी हमने पढ़ा था साइकोलॉजी जो होती है वो बोथ फिज़िक्स और बायोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो रही है, बट वो बिलीव भी करती है इन हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल पर. हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल होता है, अब हमें पता है कि साइकोलॉजी में एक साइंटिफिक मेथड की नीड होती है ताकि हम कंक्लूजन तक पहुँच सकें. और हाइपोथेटिको का मतलब होता है प्रिडिक्शन. तो जब हम साइंटिफिक मेथड कर रहे होते हैं, डेटा निकाल रहे होते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, तो हम प्रिडिक्शन करते हैं जब तक हम कंक्लूजन तक ना पहुंच जाए. और फिर every or any hypothesis can be accepted or rejected on the basis of factors available. The model suggests that scientific advancement can take place if you have a theory to explain a phenomena. Yes, hypothesis जब अगर हम मतलब कोई हमने साइंटिफिक थ्योरी हमें एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है, तो साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन करने का अपना अपना एक मेथड होता है, ठीक है. पर वो मेथड जो है वो वैलिड होना चाहिए, आपके पास प्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी हमने प्रेडिक्शन करी है वो एक्सेप्ट हो सके या फिर रिजेक्ट हो सके, ठीक है. उसके बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी सिचुएशनल फैक्टर्स होती है और हर एक सिचुएशन में अलग अलग हाइपोथेसिस हम देते हैं. तो ये मॉडल सजेस्ट करता है कि जो भी हम साइंटिफिक थ्योरी शो कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्टेड भी हो सकती है. अब हम आगे बढ़ते हैं. A hypothesis is a tentative solution to a problem that helps in guiding a research or a theory. Hypothesis जो होती है वो हमें एक tentative solution देती है किसी भी प्रॉब्लम का. जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं कुछ भी तो हम बहुत सारे प्रिडिक्शन बनाते हैं, तो वो थ्रू प्रिडिक्शन हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का. Hypothesis has been successfully used for determining many theories related to learning and memory. अब आपको पता है कि साइकोलॉजी में बहुत सारी थियोरीज है लर्निंग से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड. तो हाइपोथेसिस क्या करती है, उसको उसने सक्सेसफुल बना दिया है.
ताकि जो आगे भी थियोरीज़ वगैरह जो है हम उसको कहते हैं एनहांस कर सकते हैं, उसके अंदर प्रिडिक्शन के थ्रू हम उसको और ज़्यादा डिटेल में ला सकते हैं, लर्निंग और मेमोरी को हम उसके अंदर और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, द वे अ चाइल्ड हैज़ बीन बॉट अप इन हिज फैमिली विल शेप हिज पर्सनैलिटी। अब हमें पता है कि जैसे कोई बच्चा बॉर्न होता है और जैसे हम उसको किसी भी एनवायरनमेंट पे रखते हैं तो वो एनवायरनमेंट ही उसकी शेप करता है, उसकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हमने अभी हम आगे पढ़ेंगे साइकोलॉजी में कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का 50-50% रोल होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है उसकी पर्सनैलिटी को शेप करने का। अब कॉन्शियस मीन्स टू बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ समथिंग। कॉन्शियस मतलब होता है अलर्ट, हम किसी चीज़ के बारे में अवेयर है, हमें पता है कि अभी क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इसको प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस करा था कि टीचर बोर्ड पे पढ़ा रही है और हम उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। तो हम कॉन्शियस माइंड में हैं, हम अलर्ट है, हम अवेयर है कि टीचर क्या पढ़ा रही है। We are aware of all the outside environment as well as of the processes taking place in ourselves. हम अवेयर होते हैं हमारे जो आसपास एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही है, ठीक है, उससे हमारे ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं और उससे फिर जब उसका आउटकम निकल रहा है तो उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, हमें सब कुछ पता होता है क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड में हैं। दस वी आर अवेयर ऑफ द डाइवर्स सेंसेशंस, परसेप्शंस, मेमोरीज एंड फीलिंग दैट टेक प्लेस इन आवरसेल्व्स। तभी हमें हमारी फीलिंग्स के बारे में, हमारी मेमोरीज के बारे में, हमारे परसेप्शंस के बारे में हमें ध्यान होता है, ठीक है। अगर हम कॉन्शियस होकर कोई भी काम करेंगे तो हमें अब उस चीज़ का पता होगा कि हाँ हमने ये चीज़ करी है और ये चीज़ हमारी मेमोरी में भी रिकॉर्ड होगी, हमारे उससे परसेप्शन भी चेंज होंगे और हमारी फीलिंग्स में भी चेंजेस आएंगे। इन वेकिंग कॉन्शियसनेस वी परसीव टाइम, प्लेस एंड इवेंट्स एज रियल, मीनिंगफुल एंड फैमिलियर। अब हम कॉन्शियस में हैं, ठीक है, तो हम टाइम भी ले रहे हैं, ठीक है, टाइम लेंगे और हम क्या करेंगे, हमें पता होगा, हम ना जो भी चीज़ें हो रही होगी हमारे आसपास उसको हम एज अ रियल, मीनिंगफुल मानेंगे, ठीक है, उस सिचुएशन को हम फैमिलियर मानेंगे अपने से। हम आगे बढ़ते हैं, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। बट उससे पहले कुछ चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारी थियोरीज डेवलप करी है लर्निंग, मेमोरी पे, अटेंशन पे, परसेप्शन पे, मोटिवेशन पे, इमोशन पे। जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे 11th क्लास का भी सब्जेक्ट और 12th क्लास की भी साइकोलॉजी, तो उसमें हम बहुत सारी थियोरीज से गो थ्रू करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी थियोरी जो है वो दी है। जो साइकोलॉजिस्ट है वो अब भी इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, ठीक है। उन जैसे जैसे हमारी साइंसेस में अब हमने डिस्कस करा है, एज अ साइंस है, वो पूरी तरह से साइंस नहीं है बट एज अ साइंस है। तो जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं वैसे वैसे साइकोलॉजिस्ट जो है उनके जो अप्रोच है उसके अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं। अब मूविंग अहेड, तो हमारे पास है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। Psychology is a social science because it studies the behavior of human beings in their social test, cultural context. तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है क्योंकि वो स्टडी करती है बिहेवियर को, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को। बट लेकिन हम वो क्या करती है साइकोलॉजी, वो ह्यूमन बींग्स को एज अ सोशल बीइंग देखती है, ठीक है। वो जब भी देखेगी तो वो ह्यूमन बींग्स को ये नहीं देखेगी कि उनके इंटरनल फैक्टर्स क्या है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखेगी। और हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में सोशली भी आता है, कल्चर भी आता है, हमारा बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें सोशल भी है, कल्चर भी है। तो हम ह्यूमन बींग्स को एज अ होल देखते हैं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकसेस ऑन ह्यूमन एज अ सोशल बींग्स। तो साइकोलॉजी जो है मैंने अभी बताया है कि वो सोशल साइंस मतलब इसलिए है क्योंकि वो ह्यूमंस को एज अ सोशल बींग्स देखती है। इट फोकसेज ऑन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज इन रिलेशन टू देयर सोशल, कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। वो फोकस करती है रिलेशन बिटवीन सोशल, कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, कैसे ह्यूमन जो है वो अपने सोशली इंटरेक्ट कर रहा है, इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होता है कि कैसे जो पर्सन है वो अपने अपने में ही रहता है और एक्सट्रोवर्ट होता है कि वो सोशली एक्टिव रहता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट पर्सन को लोगों से बात करना जो है वो नहीं पसंद होता है इतना, और एक्सट्रोवर्ट वाले जो पर्सन होते हैं उनको लोगों से बात करना, मिलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, करता है।
अब इसका एक एग्जाम्पल भी है, हम एग्जाम्पल के वे में समझेंगे। एक स्टोरी है, एनसीईआरटी में गिवन है, रंजीता और शबनम की। दोनों ही सेम क्लास में पढ़ते थे और बिल्कुल ही दोनों की जो लाइव्स है और जो भी मतलब जो थॉट्स है वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे एक दूसरे से। रंजीता जो थी वो फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करती थी। रंजीता बहुत अच्छी एथलीट थी और एक तरीके से बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी थी इन द स्कूल। वो लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता था उसको, वो लोगों से मिलती थी, नए नए दोस्त बनाती थी, ठीक है। और शबनम जो थी वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी उसी सेम विलेज में, और उसके जो फादर थे वो नियर बाय टाउन में और उनका ऑफिस था, वो वहाँ पे काम करते थे और वो कभी कभी हॉलीडेज़ के टाइम पे वो उनसे मिलने आ जाते थे। शबनम जो थी वो एक गुड आर्टिस्ट थी और उसको घर पे ही रहना पसंद था और अपने यंगर ब्रदर की केयर करती थी और वो बहुत शाय नेचर की थी, उसको लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, अवॉइड करती थी। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, हैवी रेन की वजह से उनके विलेज में पानी फैल गया, तो फ्लडेड हो गया पूरा। तो वो उसने विलेजर्स ने सोचा कि क्यों ना जो घर बचे हुए हैं वो उनके घर में जाके रहने लग गए और लोगों ने भी काफ़ी हेल्प करी। तो जो शबनम थी उसका जो हाउस था वो पूरा फ्लडेड हो गया था, तो वो अपनी फ्रेंड मतलब रंजीता के घर पे गई और अपनी मम्मी के साथ और अपने ब्रदर के साथ है नहीं। और रंजीता जो थी वो बहुत हैप्पी थी और उसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर शबनम की फैमिली को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाया। पर जब फ्लड जो है वो रिसीडेड हो गया, रंजीता की जो मदर थी और ग्रैंड मदर थी उन्होंने हेल्प करी शबनम को उनके घर में दोबारा से सेटअप होने में। तो जो दोनों फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी। रंजीता और शबनम जो थी वो बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स बन गए थे। तो हम कह सकते हैं अब इस केस में क्या हुआ, रंजीता और शबनम जो थे वो बहुत ही डिफरेंट पर्सन थे, उनके थॉट्स अलग थे, उनका कल्चर अलग था, उनके बिलीफ आइडल सब कुछ अलग अलग थे। बट लेकिन उनकी जो फैमिली थी जब वो कांटेक्ट में आए तो हम कह सकते हैं उनके जो रिलेशनशिप था, जो उनका नेचर था, उनके जो एक्सपीरियंस था वो सेम था, ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस विद देयर सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट वो उन्होंने सेम एक्सपीरियंस करा, ठीक है। तो उसकी वजह से उनके सोशली में भी जो है चेंजेस आए। अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज पीपल बिकम एंटी सोशल अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेज, इंडल्जिंग इन लूटिंग एंड exploitation when some crisis occurs. This shows that psychology deals with human behavior and experience in the context of their society and culture. पीपल जो होते हैं ना वो एंटी सोशल बन जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कोई आसपास चोरी हो रही होगी, ठीक है, और चोर पकड़ा गया तो आसपास कितनी भीड़ हो जाती है, लोग सारे एंटी सोशल जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है वो भी इकट्ठे वो बात करने लग जाते हैं, क्या हुआ ऐसे ऐसे करके पूछते हैं। तो वो मतलब फैमिलियर हो जाते हैं उस चीज़ से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पीपल जो होते हैं ना वो अवेयर हो जाते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, सर्कमस्टेंसेज या क्राइसिस अकर होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी जो डील करती है ह्यूमन बिहेवियर और उसके एक्सपीरियंस पे भी, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर सोसाइटी कैसी है और कल्चर कैसा है, ठीक है। द साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस विद फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन रिलेशन टू देयर सोशियो कल्चरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी जो है वो एज अ सोशल साइंस है क्योंकि वो फोकस करती है इंडिविजुअल पे भी और कम्युनिटीज़ के रिलेशंस में भी, कि सोशियो कल्चरल रिलेशन कैसे हैं उनके एनवायरनमेंट के साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ और उनके आसपास सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो आप मेरा कहते टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिस सेशन का जो ये था PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स ऑल्सो। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, और डाउट फॉर्म भी अवेलेबल है। आप मुझे इस पर अगर आपको कोई भी किसी भी कंसेप्चुअल में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डाउट फॉर्म पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं कुछ भी। होप यू विल फाइंड इट प्रोडक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, keep supporting guys. Thanks a lot. Stay tuned for more updates.